यह कहानी एक छोटे से परिवार की है। परिवार के मुखिया का नाम महेंद्र होता है और उसकी पत्नी का नाम आशा होता है और उनका एक छोटा बच्चा होता है। वह लोग झोपड़ी पट्टी में रहा करते हैं और कचरा बीन कर अपनी गुजारा किया करते हैं। अब इसी तरह से एक दिन सुबह सुबह वो दोनों पति और पत्नी कचरा बीनने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था, वहीं पर कचरा का ढेर लगा हुआ था। अब जो पत्नी होती है वह उस कचरे के ढेर को देखकर वहाँ पर कचरा बीनने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी उसे वहाँ से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे ही वह आवाज़ उसे सुनाई देती है तो सुबह सुबह का वक्त था, वह एकदम से डर जाती है और अपने पति के पास जाती है और उसको पूरी बात बताती है। कहती है कि मैं वहाँ पर कचरा बीनने के लिए गई थी और वहाँ से मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसके बाद उसका पति हिम्मत बांधकर कहता है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो चलकर हम देखते हैं, आखिरकार ऐसा क्या है जो वहाँ से इस तरह की आवाज़ सुनाई दे रहा है। उसके बाद दोनों पति और पत्नी हिम्मत जुटाकर किसी तरह से कचरे के ढेर के पास पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर एक पॉलीथीन के अंदर एक नवजात बच्ची मिलती है, जिसको कोई वैसे ही छोड़ गया था। वह एरिया थोड़ा सा वीराना था, तो जिस जगह पर उन्हें वो बच्ची मिली थी, उस बच्ची को देखते ही जो आशा है वह एकदम से उस बच्ची को अपने गोद में ले लेती है और उसे पालने का फैसला करती है। वो अपने पति से कहती है कि इसको कोई यहाँ पर छोड़ गया है, शायद किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्यों हम लोग इसे पाल लें। उसका पति भी एग्री हो जाता है और कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बच्चा तो हम पाल ही रहे हैं, इसको भी पाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद दोनों पति और पत्नी उसे पालने का फैसला कर लेते हैं और अपने साथ अपने घर लेकर आते हैं। अपने छोटे से बच्चे के साथ उस बच्ची को भी पालने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। समय के साथ साथ उन लोगों की किस्मत भी खुल जाती है। महेंद्र एक छोटा सा रोज़गार करता है और उस रोज़गार में उसकी दिन की चौगुनी तरक्की होने लगती है। अब इसके बाद उनको इस चीज़ का महसूस होता है कि जब से यह लड़की हमारे घर आई है उस दिन से हमारी किस्मत खुल गई है, और ऐसा करके वह लोग उस लड़की से और भी ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है और समय के साथ साथ बच्ची भी बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद वह लोग उस बच्ची का एक स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अब बच्ची पढ़ने के लिए जाने लगती है, साथ में उनका बेटा भी जाया करता है। तो दोनों स्कूल के अंदर पढ़ा करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो बेटा था वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल होशियार नहीं था और वो जो लड़की थी उसका नाम उन्होंने सपना रखा था। सपना पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वह पहली क्लास में ही टॉप करती है और पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट थी और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी थी। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय के बाद वह लड़की 12वीं क्लास में चली जाती है। 12वीं क्लास में भी वो अच्छे नंबरों से पास करती है, टॉप कर जाती है। क्लास में अच्छे नंबरों से टॉप करने के बाद उसके माता पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं। इधर जो उनका लड़का था वो हर क्लास में एवरेज नंबरों से पास होता था और 12वीं क्लास में आकर वो फेल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उनका लड़का गलत संगत में पड़ गया था और उसी वजह से वह पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे पाता है। इधर जो महेंद्र था उसका रोजगार और भी ज़्यादा तरक्की करने लगता है और अब तक उनके पास अपना घर भी हो गया था। अपने घर के अंदर वह लोग रहा करते हैं और दिन शाम को बैठकर पूरे परिवार में आपस में बात कर रहे थे। तभी जो महेंद्र है वो अपने बेटे से कहता है, नालायक, सीख अपनी बहन से, इसने अच्छे नंबर से पढ़ाई की है, अच्छे नंबर से पास भी किया है और हर क्लास में हमेशा टॉप करती है। अब जो उनका लड़का था वो नीचे की तरफ अपना सर कर लेता है और उन सभी के बातों को सुन रहा था। इधर वह अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी अब आगे क्या करना है, क्या तुम्हारा इरादा है। उसके बाद उनकी बेटी कहती है, माँ, बाबूजी, मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार हूँ और मैं सोच रही हूँ कि आगे की पढ़ाई को पूरा करूँगी और पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी सी सरकारी नौकरी को प्राप्त करूँगी। अब इसके बाद माता पिता दोनों इस बात से सहमत हो जाते हैं और उसका कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। एक प्राइवेट कॉलेज था, लेकिन उस कॉलेज में स्कॉलरशिप के आधार पर उसका एडमिशन हो गया था, क्योंकि 12वीं क्लास में उसका बहुत अच्छा नंबर आया था और उस नंबर को देखने के बाद कॉलेज वालों ने उसका एडमिशन कम पैसे में कर देते हैं ताकि उनके कॉलेज का रिजल्ट भी अच्छा बन सके और अगले साल उनके पास
एडमिशन के लिए ढेर सारे बच्चे आए। उनका कॉलेज अच्छी तरह से चलने लगता है। अब वो लड़की कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी और पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसका फाइनल ईयर भी हो जाता है। जैसे बेटी का फाइनल ईयर हो जाता है तो उसके बाद उसके माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटी अब तू सयानी हो गई है, अब तेरी शादी करवा देते हैं। लेकिन बेटी उनसे मना कर देती है, कहती है माँ बाबूजी मुझे अभी शादी नहीं करना है, मैं पढ़ लिख कर सरकारी पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं शादी करूँगी। इधर जो उनका लड़का था वह पढ़ने लिखने में पहले से ही कमज़ोर था और उसने आगे की पढ़ाई नहीं की थी। इधर उधर लड़कों के साथ घूमने लगा और ऐसे ही आवारागर्दी करने लगा। फिर धीरे धीरे वह बहुत ही बेकार हो जाता है और उसकी जो बहन है सपना, वह बहुत अच्छे नंबरों से पास होती जाती है। इसकी वजह से उसका भाई उससे जलने लगता है, क्योंकि माँ बाबूजी भी उसे हमेशा डांटा करते थे और सपना से हमेशा प्यार किया करते थे। इसी वजह से उसके मन में अपनी बहन के प्रति बहुत ही जलन आ जाती है। अब ऐसे ही एक दिन उसके पिता उस पर चिल्लाने लगते हैं, तो चिल्लाने के बाद वह लड़का घर से निकल गया था और अपने पड़ोस में ही जाकर अपने दोस्त के घर चला जाता है। वहाँ जाकर बहुत दुखी मन से बैठ जाता है और बैठ जाता है तो उसके बाद वो सोचता है और कहने लगता है कि मेरी बुद्धि में पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं जाती है, मैं इतना पढ़ता हूँ उसके बाद मेरे दिमाग में नहीं घुसता है। उसी वक्त उसके दोस्त की माँ वहाँ पर आ जाती है और वह इस बात को कहते हुए उस लड़के को सुना देती है कि अब सुनने के बाद वो लड़का चौंक जाता है। उसकी माँ कहती है कि उसे बचपन की पूरी बातों को मैं बता दूं तो वह क्या सोचेगा। लेकिन वह माँ उस लड़के से कहती है कि वो जो बहन तेरी है सगी बहन नहीं है, उसको तो ऐसे ही उठाकर लाया गया था, उसके बाद तेरे साथ इसका पालन पोषण किया गया था। अब इस बात को सुनने के बाद उस लड़के को बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि जिस बहन को ऊपर से वह लोग उठा कर लाए थे उससे लोग प्यार करते थे, जो उसकी सगी बहन नहीं थी। लेकिन वह सोचता है कि मुझे लोग हमेशा डांटते हैं और फटकारते हैं, इस वजह से वह बहुत ही गुस्सा होता है। अब इसके बाद वह अपने घर पर जाता है और बात बात में ही अपनी बहन के सामने ही कुछ उल्टा सीधा कहने लगता है, लेकिन अभी भी अपनी बहन के बारे में अपने माता पिता से नहीं बताता है कि आप लोग जिस लड़की को कचरे से उठा कर लाए थे वो मेरी सगी बहन नहीं है। कुछ दिनों के बाद उसकी बहन अपने भाई के सामने ही अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और अब मुझे कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाना होगा। दिल्ली जाने के बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई वहीं से करूंगी, क्योंकि लड़की को पता चल गया था कि ये एक यूपीएससी की पढ़ाई होती है, उसको करने के बाद एक बड़े अधिकारी बना जा सकता है। उसके बाद जो सपना थी वह उस पढ़ाई को करना चाहती थी और एक बड़ा अफसर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। अब इसके बाद वो अपने माता पिता से कहती है कि माँ बाबूजी मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं वहाँ पर अपना कोचिंग कर सकूँ। यह बात जैसे ही लड़के के सामने आती है तो उसकी बहन माता पिता से पैसे मांग रही है तो एकदम से बौखला जाता है और वहीं पर अपनी बहन को खरी खोटी सुनाने लगता है। अब इस बात को देखते हुए उसके पिता गर्म हो जाते हैं तो उस लड़के पर हाथ उड़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों वह लड़का चुप नहीं होता है और सपना से कहता है कि तुझे जो कचरे के डब्बे से उठाकर लाया गया था, तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है जो माँ बाबूजी तुझे कोचिंग के लिए पैसा देंगे। अब इस बात को सुनने के बाद सपना एकदम बिल्कुल बहुत ही नाराज़ होती है, बहुत ही चेहरा उसका मायूस हो जाता है, उसको बहुत बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि अभी तक उसे यह नहीं पता था कि मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूँ। वह अब तक उन्हें अपने माता पिता ही समझती थी और इसी वजह से वह सब चीज़ हक से मांग लिया करती थी। अब तभी सपना के पिता उसके भाई को पीटते हैं और पीटते हुए कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन कमरे के अंदर से वो चीखता है, सारी कहानी को सपना को सुनाता है। अब इस बात को जैसे ही सपना सुनती है तो अपने माता पिता के पास बैठ जाती है और कहती है, माँ बाबूजी यह बताओ जो मेरा भाई कह रहा है क्या सच है। तो उसके बाद माता पिता चुप हो जाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा जोर देती है तो सपना को वह लोग सारी बातें बताने लगते हैं। दोस्तों मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनको बताना ज़रूरी था
क्योंकि वो अब लड़की उनकी जान चुकी थी। तो कहते हैं कि बेटी, जो तुम्हारा भाई कह रहा है वो बिल्कुल सही है, और यह बात हम लोगों ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि अगर तुम्हें यह बात पहले से पता चल जाती तो तुम्हारी ज़िंदगी जीने में तुम्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। अब इसके बाद सपना के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन फिर वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे जन्म चाहे कोई दिया हो, लेकिन आप ही लोग मेरे माता और पिता हो। मुझे नहीं मालूम मुझे कौन जन्म दिया, लेकिन आप लोगों ने मेरा पालन पोषण किया है, तो आप ही हमारे माता पिता हैं। दोस्तों, ये सोचकर वह रह जाती है। दूसरे दिन सुबह होता है, और सुबह होता है तब अपनी कोचिंग के लिए दिल्ली जाने लगती है। जो सपना अपने माता पिता के बारे में सोचती है, और सपना के माता पिता उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं बेटी, एक बड़ा अधिकारी बनकर ही वापस लौटना, तेरे भाई का हाल तुझे तो पता ही होगा, अब तेरे सहारे ही ज़िंदगी बितानी है। ऐसा कहकर वो दोनों उसको विदा कर देते हैं। इसके बाद सपना से बोल देते हैं कि बेटी, कभी भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना, तुम्हें पैसा भिजवा दूंगा। सपना वहाँ से चली जाती है और अपनी आंखों में आंसू लेकर, क्योंकि जिन माँ बाप ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उसे पता चल गया कि उसके असली माँ बाप नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने मन को समझाती है कि कोई बात नहीं है। अपने भाई की हालत को देखकर वह तय करती है कि वो जल्द से जल्द एक बड़ा अफसर बनेगी। उसके बाद ही दोस्तों वो अपने घर में कदम रखेगी। इसके बाद सपना वहाँ से चली जाती है और दिल्ली जाकर अपनी कोचिंग करने लगती है। वहाँ पर जाकर वह दिन रात मेहनत करती है, और मेहनत करने के साथ साथ अपने माता पिता से भी फ़ोन पर बात किया करती है। सपना को वहाँ रहते हुए 1 साल बीत जाते हैं, और 1 साल के बाद वह अपने लड़के की शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब सपना से कहते हैं लोग कि बेटी तू यहाँ पर आ जा, तेरे भाई की शादी है, लेकिन वह मना कर देती है। कहती है माँ बाबूजी, फ़िलहाल मेरा एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम के टाइम मैं नहीं आ सकती। उसके बाद वो मना कर देती है और वहीं पर रहती है। फिर इधर ये लोग अपने बेटे की शादी कर देते हैं। लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 6 महीने तक बड़े आसानी से उसके लड़के और पतोह रहते हैं। लेकिन 6 महीने बाद दोस्तों, जो लड़का है और जो उसकी पत्नी है, दोनों के बीच अच्छा व्यवहार नहीं था। वो दोनों मिल करके लड़का अपने माता पिता के साथ बहुत ही साहस करने लगता है। वो शराब पीने लगता है, अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानता है। जब नहीं मानता है तो बार बार लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देता है। इधर जो उसकी पत्नी है, यानी कि उस लड़के के पिता की जो पतोह है, वो भी अपने सास ससुर को नहीं मानती है। हर बात में ताना मारती है, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। दोस्तों, इधर जो उनकी बेटी होती है वो अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। अब जैसे ही माता पिता इस बात को देखते हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार उनके लड़के और पतोह नहीं कर रहे हैं, तो एकदम से वो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो अपनी बेटी को इस बारे में नहीं बताते हैं। वो दोनों फैसला करते हैं कि अगर बेटी को इस बारे में बता दिया जाए तो बेटी बहुत नाखुश हो जाएगी, बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वह दिन रात करके अपनी पढ़ाई पूरा कर रही है। जिस पढ़ाई को वह कर रही है वो अच्छे से नहीं कर पाएगी। ऐसे टाइम पर अगर हम लोगों ने उसे कुछ बता दिया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, वो अपनी मुकाम को हासिल नहीं कर पाएगी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत जाता है, और समय के साथ साथ सपना जो कि IAS का एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है। प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू सब उसका क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद सपना ट्रेनिंग पर जाने वाली थी, तो ट्रेनिंग पर जाने से पहले वो अपने माता पिता के पास फ़ोन करती है। अब उसने इस बात की खुशखबरी देने के लिए अपने पिता के पास फ़ोन करती है और कहती है, पिताजी मैं अब ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। ट्रेनिंग होने के बाद मेरी पोस्टिंग एक अच्छी जगह हो जाएगी, उसके बाद मैं घर आऊँगी। ऐसा कहकर वो अपने पिता को बताती है। पिता इस बात से बहुत ही खुश हो जाते हैं। जहाँ पर उनकी दुकान था वहाँ पर अपने घर जा रहे थे, और घर जब जा रहे थे बेटी से बात करके, तो अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। अब जो फ़ोन है उनके पास था, एक्सीडेंट होने के बाद फ़ोन वहीं पर गिर जाता है और खो जाता है। वो फ़ोन उनके घर वालों को नहीं मिलता है। एक्सीडेंट होने के बाद उनकी मौत हो जाती है। अब आशा देवी बहुत ही परेशान हो जाती है, जिसके सहारे वो अब तक रहा करती थी। उसका वो सहारा भगवान ने छीन लिया था। अब जो बेटा होता है वो उस दुकान को चलाने लगता है जिस दुकान को उसके पिता चलाया करते थे। लेकिन अब वो घर का मालिक बन गया था, और मालिक बनने के बाद
वह अपनी माँ को बार बार परेशान किया करता है। उसकी पत्नी भी उसके साथ मिलकर अपनी सास को परेशान किया करती है। वह भी अपनी सास पर जरा सा भी तरस नहीं दिखाती है। दोनों पति और पत्नी मिलकर बहुत ही दुखी करते हैं और इस तरह से वह अपने जीवन को व्यतीत करती है। बेटा भी अपनी बहन के बारे में भूल गया था। इधर जो माँ थी उसको भी रोज़ रोज़ प्रताड़ित किया जाता है। इसी वजह से वह अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं कर पाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद एक दिन दोनों पति और पत्नी अपनी बूढ़ी माँ को मार पीट कर घर से बाहर निकाल रहे थे। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी वहीं पर आती है और लड़की बैठकर सपना उसमें आती है, जो कि एक IAS ऑफिसर बन गई थी। वह आकर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसके भैया भाभी उसके माँ को घर से बाहर निकाल रहे थे। वह एकदम से अपनी माँ को उठाती है और अपने गले लगा लेती है। गले से लगाने के बाद अपने भैया भाभी को कहती है, अगर तुम लोगों ने माँ की तरफ आंख उठाकर देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी ही देर में जो IAS ऑफिसर के साथ बॉडीगार्ड थे वह उस लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर माँ उस लड़के को रोक देती है। कहती है, बेटा रहने दो, इसकी सज़ा इसे भगवान देगा। उसके बाद सपना अपनी माँ से पूछती है कि माँ बाबूजी कहाँ है। उसके बाद बूढ़ी माँ अपनी बेटी को बताती है कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और अब वह इस दुनिया में नहीं है। इस बात को सुनने के बाद बेटी की आंखों में आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके पिता बचपन में उसके लिए खिलौना लाया करते थे अच्छे अच्छे, और अच्छे अच्छे कपड़े अपनी बेटी को पहनाया करते थे। क्योंकि उसकी बेटी पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी तो वह उसे देखकर बड़ा ही फख्र महसूस किया करते थे। लेकिन आज जब उनकी बेटी कामयाब हो गई तो आज अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद वो अपनी माँ को अपने साथ लेकर उस गाड़ी में अपने सरकारी आवास पर जाने लगती है। वहाँ पर जाने के बाद अपनी माँ को अच्छी तरह से नहला धुलाकर अच्छे से रखती है और माँ से बीती हुई दिनों के बारे में पूछती है और कहती है, माँ आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने तो पिताजी को बता दिया था, लेकिन उसके बाद उनका नंबर मिल ही नहीं रहा था। तभी उनकी माँ बताती है कि बेटी, जब तुम अपने पिताजी से फ़ोन करके बताई थी कि तुम एक अफसर बन चुकी हो तो वही बात बताने के लिए मेरे पास आ रहे थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं चला। बाद में मालूम चला कि तुम नौकरी पा गई हो। तभी वही चीज़ बताने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। जो मोबाइल नंबर था वो भी सब खो गया और तुम्हारा नंबर मुझे याद नहीं था। तुम्हारा भाई जो था वो तुम्हारा ख्याल कभी रखता नहीं था, कभी बात नहीं करता था तुम कैसी हो, इसलिए मैं कभी भी तुम्हारे बारे में जान ना सकी, न तो फ़ोन करके बात कर सकी। दोस्तों, बेटी और जो माँ है एक साथ रहते हैं। कुछ दिनों के बाद उन्हें के रैंक के एक IAS अधिकारी होते हैं जिनका नाम राहुल होता है। उन्हीं से उस लड़की की यानी सपना की प्रेम कहानी बढ़ जाती है। प्रेम होने के बाद वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो भी एक IAS अधिकारी है, मैं उससे शादी कर लूँ या ना करूँ? उसके बाद उसकी माँ कहती है, बेटी तुम एक बहुत बड़ी अधिकारी बन चुकी हो, तुम जो फैसला लोगी वो फैसला सही लोगी मेरे अनुसार, इसलिए तुम शादी कर सकती हो। दोस्तों, उसके बाद सपना शादी कर लेती है और अच्छे से अपना जीवन जीने लगती है। आप क्या कहना चाहते हैं सपना के बारे में? क्या कहना चाहते हैं सपना की माँ के बारे में? आप जो भी राय दे सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी इन सब कहानियों को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको कहानी सुनाकर आपको सतर्क, जागरूक और मोटिवेशन देने के लिए मैं यह सच्ची कहानियाँ आपको सुनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।